Learn English literature. Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you're doing well. In this video, we are going to discuss a poem, The Rebel, by a Pakistani poet, Daq Kamal. Here in this slide, you can see the original text of this poem. First time जब भी आप इसको पढ़ते हो, इसका टेक्स्ट पढ़ते हो, आपको समझ नहीं आती because there are four sentences in this poem. Here you can see जहाँ पे full stop खत्म हो रहा है एक sentence है, this is second sentence and third and this is fourth. किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी किसी बुक में ये अभी तक किसी ने नहीं बताया कि इसके टोटली कितने स्टैंजास हैं, बट हम इसके सेंटेंसेस के बेस पे हम इसके फोर सेंटेंस स्टैंजास में इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ओके, अब आपने एक चीज देखनी है कि इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 एंड 5. सेकंड वाले में कितनी है? 1 2 3. सेम इसी तरह जो थर्ड वाला है इसमें 5 है और लास्ट वाले में 3 है. ठीक है, 5 3 5 3 इस तरह इसका एकदम सीक्वेंस बना हुआ है. अभी हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं. Then stood him up against an orchard wall and shoot him at dawn. Pandemonium of claws and then the empty horizon. Hundreds of miles away, his mother lives in prayer, in ignorance, the ignorance of prayer. Wheat here in the stubble, the blinded must be fed. बस ये फोर सेंटेंसेस हैं और चार पार्ट में डिफरेंट बात की जा रही है. नेक्स्ट स्लाइड पे हम इस पोएम के, जिस तरह हमने बताया कि फोर पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, वो देखेंगे कि हर पार्ट में कौन कौन सी बात हुई है. फिर मेन क्वेश्चन जो हमारा क्या है कि व्हाट इज अ रेबल. पॉइंट का नेम, टाइटल नेम ही क्या है? द रेबल. तो हमें इसके अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली हु इज द रेबल एंड व्हाट इज मीन बाय रेबल. रेबल हम किसको कहते हैं, ठीक है. एंड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोएम, देन हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे. द पोएम हैज फोर मेन पार्ट्स व्हिच वी कैन कॉल stanzas. They are separated by empty lines. The first part describes the execution जो कि 5 lines का है. ठीक है, अभी हमने जब poem किया था तो हमने ये चीज डिस्कस की थी. द सेकेंड पार्ट में क्या चीज डिस्कस की जा रही है? शोज नेचर्स क्विक रिएक्शन. ये अभी हम देखेंगे जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली इन्हीं बातों को एक एक पार्ट में डिस्कस किया गया है. और थर्ड पार्ट focuses on the mother far away, and the fourth part talks about life, death and the earth, जो कि 3 lines का है. ठीक है. What is a rebel? Rebel कौन है? A rebel is someone who resists or fights against authority, control, or an established system. They often challenges rules, governments, or community accepted ideas. Rebels are usually seen as people who want change and are willing to go against the norm, sometimes even war. आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग सोशलिस्ट होते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर कुछ बुरा हो रहा होता है तो उसके अगेंस्ट वो अपनी आवाज उठाते हैं. अब वो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज या वो गवर्नमेंट हो सकती है, जो लोग एस्टैब्लिशमेंट में वो हो सकते हैं, या जो लोग पावरफुल, वैसे पावरफुल है, पावर में है, उनके अगेंस्ट सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, फाइट करते हैं, अपने राइट्स के लिए बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम रेबल कहते हैं, जो डरते नहीं है, बिल्कुल बागी हो जाते हैं और अपने किसी भी अपने आइडिया को एक्सेप्ट करवाने के लिए या अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए या कोई सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उसको ठीक करने के लिए चैलेंजेस हैं उनको वो फेस करते हैं. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट. This poem, titled The Rebel, tells a sad and strong story about someone who was probably fighting against power and was executed. अच्छा, इस poem के अंदर एक person है who is fighting against power and was executed. यानी कि हमारी सोसाइटी में कुछ persons होते हैं जो power के against फाइट करते हैं और एट द एंड क्या होता है कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. एग्जीक्यूट असैसिनेट कर देना, किसी को विदाउट इन्फॉर्म किए मर्डर कर देना. और नाउ उस फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता और उनको पता भी नहीं होता, इवन डेड बॉडी भी गायब कर दी जाती है इस सिचुएशन में. It also shows how nature reacts, how far away his mother is, and what she doesn't know.
अच्छा, पॉइंट के अंदर क्या होता है कि जब उस पर्सन का मर्डर हो जाता है उसके बाद नेचर रिएक्ट्स, कि जो नेचर है वो किस तरह से रिएक्ट्स करती है अल्लाह ताला, ठीक है। तो उससे क्या रिएक्शन होता है, और दूर बैठी उस पर्सन की जो विक्टिम है, पर्सन जिसका मर्डर हो गया, ठीक है, तो उसकी मदर दूर बैठी वो दुआएं कर रही है अननोइंगली, वो नहीं जानती कि दूर उनके बेटे के साथ क्या हो रही है क्या नहीं, बस वो दुआएं कर रही है, ठीक है। बट शी and finally how death is just a part of life's big often uncaring cycle। अच्छा जी, डेथ क्या होती है, ये भी हमारी एक लाइफ का एक साइकिल होता है कि एट द एंड सब इंसानों ने मर जाना होता है, ठीक है। और जब भी कोई इस दुनिया से मर जाता है, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी की केयर नहीं करता, किसी को किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली ये चीज यहाँ डिस्क्राइब की गई है। ओके, नेक्स्ट साइड पे है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा 1 को हम डिस्कस करते हैं, द रेबल्स एंड। स्टैंजा 1 में डिस्कस क्या किया गया है, द रेबल्स एंड के जो रिलीज पर्सन है उसका एंड कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हमने पोएम में देखा था कि जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट एक सिंगल वर्ड था दे, और सेकंड लाइन पे लिखा हुआ था स्टूड अप, ये 3 वर्ड्स लिखे हुए थे। अब दे किस चीज को रेफर कर रहा है, एन अननोन ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसे लोग हैं जो अथॉरिटी में, ठीक है, द अथॉरिटीज, द वंस इन पावर, जिनके बारे में कोई नहीं कोई जानता, ठीक है, दे उनको रेफर किया गया है इस पॉइंट के अंदर। स्टूड हिम अप, स्टूड हिम मीन्स कोई पर्सन है, अननोन पर्सन है, इस पॉइंट के अंदर उस पर्सन के बारे में नहीं बताया गया, जस्ट इतना बताया गया है कि उस पर्सन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। वो पर्सन कौन है और उस पर्सन को किस वजह से एग्जीक्यूट किया गया है ये वजह नहीं बताई गई। जस्ट स्टूड हिम अप, मेड हिम स्टैंड अप, एक अननोन ग्रुप है, अथॉरिटी के वो जो लोग हैं उन्होंने एक आदमी को खड़ा कर दिया अगेंस्ट एन ऑर्चर्ड वॉल। ऑर्चर्ड हम कहते हैं गार्डन, बाग, ठीक है। they put him against a wall, उन्होंने एक वॉल, एक दीवार के साथ उसको खड़ा किया है। मे बी इन अ गार्डन और अ रूरल प्लेस, हो सकता है कि कोई गार्डन है कोई रूरल प्लेस है। दिस मेक्स द क्रूअल एक्ट फील आउट ऑफ प्लेस इन अ पीसफुल सेटिंग। अच्छा देखिए, वो यहाँ कह रहे हैं ऑर्चर्ड वॉल, गार्डन कितना खूबसूरत होता है, फ्लावरी होता है, ग्रीनरी होती है वहां पे। ये सिनेरियो इतने प्यारे इलाके में इतना क्रूअल एक्ट परफॉर्म किया गया है, कहाँ पे, ऑर्चर्ड, ठीक है। एक इतना खूबसूरत पीसफुल इन्वायरमेंट है, सेटिंग है जहाँ भी तो क्रूअल एक्ट परफॉर्म किया गया है। यहाँ से हम एक चीज रेफर कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं, जस्ट आइडिया ये अज्यूम कर सकते हैं, जिस तरह देखें कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, ये जमीन इतनी खूबसूरत, हर तरफ को कहीं पहाड़ है, दरिया है, ग्रीनरी है, और इतनी प्यारी प्यारी चीजें, नदी नाले और इस तरह की चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। तो हम जो ऑर्चर्ड वॉल को इस तरह एक सिंबॉलिकली यूज कर सकते हैं कि मे बी जो ऑर्चर्ड वॉल का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है वो हमारी जो ये जो अर्थ है, ये जमीन है जो इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाई है, वो इस चीज को रेफर कर रहे हैं। और इसमें जो लोग रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कितनी हम क्रूअल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, मे बी ये चीज यहाँ पे रेफर की जा रही हो। इट्स माई पर्सनल assumption, okay। And the next line is a shoot him, they killed him with a gun। पर्सन को खड़ा किया है अगेंस्ट एन ऑर्चर्ड वॉल और वहां पे उसको किल कर दिया है। एट डॉन, यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया गया है कि कौन सा टाइम था। दिस हैपेंड अर्ली इन द मॉर्निंग, डॉन का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का। इट्स ऑफन अ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जब दिन का एक नया स्टार्ट होता है, हर चीज की होती है, बट हियर इट्स व्हेन हिज लाइफ एंडिंग, अभी चीजों की शुरुआत हो रही है, दिन का आगाज हो रहा है, लेकिन उस पर्सन की जिंदगी को खत्म कर दिया गया है। द चॉइस ऑफ डॉन कैन आल्सो बी सजेस्ट अ cold calculated act, not one done in the dark। Stanza 2, nature's peak moment, pandemonium of cross। Pandemonium क्या होता है, शाउट करना, नॉइज क्रिएट करना। जिस जगह पे उस पर्सन को एग्जीक्यूट किया गया है, ये वहां का सिनेरियो अब बताया जा रहा है। राइट आफ्टर द शूटिंग देयर वाज अ लाउड वाइल्ड नॉइज फ्रॉम मेनी क्रॉस। Crows are often seen as signs of death. So their chaotic noises like nature's scream or protest, कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, और उसकी एग्जीक्यूशन पे, उसके मर्डर पे, उसको किल कर देने पे नेचर भी स्क्रीम कर रही है, शाउट कर रही है।
और प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ये नेचर का रिएक्शन है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लाइन पे दो वर्ड्स में एंड देन अ वेरी शॉर्ट, एक ब्रेक आती है छोटी सी, द एम्प्टी हॉरिजॉन, द नॉइज स्टॉप, एकदम से हर चीज खामोश हो जाती है, द नॉइज स्टॉप एंड द वर्ल्ड बिकेम साइलेंट एंड वास्ट देयर वाज नथिंग लेफ्ट बट द वाइड एम्प्टी स्काई मीटिंग द लैंड। This shows how quickly everything returns to normal for nature, uncaring of the human tragedy. अच्छा, यहाँ पे जो मेरी पर्सनल assumption है इस पॉइंट को लेके, वो ऐसा हो सकता है कि आपने देखा हमारी सोसाइटी में आए रोज कोई ना कोई हमें कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और इंसिडेंट्स देखने और सुनने को मिलते हैं। आए रोज मीडिया के ऊपर होते हैं कि इस जगह ये हो गया, ये इस जगह ये हो गया, ऑनर किलिंग हो रही है, या कुछ सोशल मीडिया पे जिस तरह गर्ल्स जो है अपनी वीडियोस बनाती हैं और उनका मर्डर हो जाना, या कुछ भी इस तरह के हम इंसिडेंट्स देखते हैं हर रोज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन मर जाता है तो थोड़े दिन के लिए जब किसी ऐसे कोई एक फेमस पर्सनालिटी या करेक्टर जिसके बारे में दुनिया बहुत ज्यादा जानती है, और अगर उसके एकदम से एग्जीक्यूट जब उसको कर दिया जाए उस पर्सन को, या उसको एकदम से मार दिया जाए और वो हमारे जो एक सराउंडिंग एरिया जहाँ वो रह रहा है वहां से एकदम से गायब हो जाए, तो उसके ऊपर लोग एकदम से मीडिया के ऊपर बड़ा शोर मच जाता है। और एक हफ्ता, दो हफ्ता, 3 हफ्ते, या मैक्सिमम एक महीने के लिए बहुत उसके ऊपर बातें की जा रही होती हैं कि ये मर्डर क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसके पीछे ये रीजन, ये लॉजिक, वो बहुत मीडिया के ऊपर हर जगह यही एक ही किस्म की न्यूज चल रही होती है। कि तो कहने का मतलब ये है कि पेंटामोनियम ऑफ रोज के एकदम से इस तरह से हमारी सोसाइटी में शोर मचता है, एंड देन अ वेरी शॉर्ट पॉज, एक छोटा सा पॉज आता है, एंड द एम्प्टी हॉरिजॉन, फिर एकदम से हर चीज गायब हो जाती है। इट मीन्स कि इस दुनिया से जो मर्जी मर जाए, चला जाए, किसी को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में हर चीज नॉर्मलाइज हो जाती है, और सब कुछ जो है अपनी वो जिस तरह एक एज यूजुअल रूटीन में चल रहा होता है वैसे ही चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट्स माय पर्सनल assumption, ठीक है। आप भी इसी तरह जब पॉइंट को पढ़ते हैं तो खुद से assumption करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब पोइम लिखते होते हैं ना, तो वो चीजों को खुद से डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। सब रीडर्स जो पढ़ते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही हर चीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हर रीडर की अपनी अपनी परसेप्शन होती है, तो आप लोग खुद की परसेप्शन भी क्रिएट किया करें। stanza 3 है, the mother far away, hundreds of miles away, far away from where her son, his mother, the rebel's mother। अब ये rebel जो पर्सन जिसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है उसकी मदर है, ठीक है। kneels in prayer, she is praying on her knees, hoping her son is safe or doing well। In ignorance, she has no idea that her son has just been killed। कोई आइडिया नहीं है कि उनके बेटे का मर्डर हो चुका है, ठीक है। द इग्नोरेंस ऑफ प्रेयर, her prayer, though and love, is based on not knowing the terrible truth. Her faith can change what has already happened. This is very sad because how helpless she is and how far removed she is from his faith. Okay, the one thing is her faith can't change what has already happened. If we are Muslim, तो हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हम बस अल्लाह ताला से पूरी ईमानदारी के साथ दुआ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, लेकिन जो कुदरत को मंजूर होता है, जो अल्लाह ताला की जात को मंजूर होना होता है, वही होके रहते हैं। तो उसकी मदर अननोइंगली इतना वो फेथफुली अपनी जो भी प्रेयर है उसमें बिजी है, लेकिन वो नहीं जानती कि क्या हो चुके हैं। स्टिल शी इज प्रेइंग एट द लास्ट स्टैंजा इज लाइफ डेथ wheat here on the stubble. A piece of wheat grain lying on the cut down stalks in a field after the harvest. हार्वेस्ट, आपको पता है जब काश्तकारी होती है किसी जो भी फील्ड खेतों वगैरह में जब ये गंदम उगाई जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग काश्तकारी हो जाती है, तो यहाँ पे वो इस लाइन का क्या मतलब है। अ पीस ऑफ वीट, वीट हम किसे कहते हैं, गंदम, ग्रेन, गंदम का दाना, उसमें एक गंदम के दाने का भी एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, हाफ पीस, lying on the cut down stalks in a field after the harvest।
काश्तकारी कर दी जाती है तो उसकी काफी ज्यादा वो एक स्टिक्स जो जमीन से निकल के आ रही होती है तो काफी एक आध रह भी जाती है, ठीक है। तो वो पर्सन अब यहाँ पे क्या इस चीज की रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही है, दिस कैन रिप्रेजेंट द रेबल्स लाइफ दैट वाज कट शॉर्ट, कि ये जो रेबल की लाइफ है जो एकदम से खत्म हो गई है, वो बिल्कुल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जिस तरह काश्तकारी के दौरान हर चीज कट हो जाती है लेकिन वो एक छोटा सा गंदम का एक दाना ऊपर बच जाता है, ठीक है। इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। और व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर समथिंग इम्पोर्टेंट इज टेकन अवे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो ले ली जाती है और जो एक आध पीछे बचा कुछ रह जाता है वो उस पर्सन की लाइफ की तरह, जो कि अभी रिबेलियस पर्सन यहाँ पे उन्होंने बताया, जो जिसकी लाइफ क्या है दैट वाज कट शॉर्ट, इतनी मुख्तसर सी हो गई है जो खत्म भी हो चुकी है, ठीक है। The blind earth. The earth is described as blind because it does not see or care about what happens to to individual people, whether they live or die. It just keeps going. The blind earth line को personify किया गया है यहाँ पे, the blind earth. बेसिकली जो अर्थ प्लैनेट है ये तो ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड अल्लाह ताला ने आंखें इंसानों को दी है, इट्स अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जो हम एक ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, ठीक है, अर्थ को दे रहे हैं। तो इट्स पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे जो एक टेक्निक यूज की गई है। तो ब्लाइंड अर्थ का मतलब है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे आसपास के जो लोग जहाँ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं सब लोग ऐसे ही हो जाते हैं जैसे वो अंधे हो गए हैं। उनके आसपास इस तरह की क्राइम्स होते हैं, इतनी क्रूअल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, बट दे डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ओके, तो लास्ट लाइन है मोस्टली फैक्ट, very interesting line. The arc or the cycle of life needs to be constantly felt. Find has a green meaning. Green means cruel, merciless, horrible meaning is line का मतलब it's just that even the death of a rebel becomes part of what keeps the world going. It's a dark thought that life continues sometimes by consuming other lives. होते हैं कि किसी की लाइफ कंज्यूम करके ही बाकी लोगों की जिंदगियां चल रही होती हैं। It's very horrible. Okay, हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसका बैकग्राउंड ऑफ द पोएम और पर्सनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन माइंड में आता है जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं कि पोइट ने इस पोएम को लिखा तो क्या ये उनकी अपनी जो पर्सनल रिफ्लेक्शन थी उस टाइम पीरियड में, क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था? एक्चुअली पोएम में रेबल कौन है या वो किसको ये सिंबलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इस चीज को डिस्कस करूंगी। बाकी इस पॉइंट का जो रिवीलिंग पार्ट है, द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पॉइंट वो भी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अभी के लिए हम just यही डिस्कस करेंगे। Without specific information from Daud Kamal himself, it's hard to say for sure if this poem is a personal reflection or inspired by a specific event. अब दाऊद कमाल तो जिंदा नहीं है, अब तो हम उनसे ये पूछ भी नहीं सकते, बट हमें ये भी नहीं मालूम कि उनके पर्सनल रिफ्लेक्शन वो किसी स्पेसिफिक इवेंट से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, ओके। हाउएवर मेनी पोएट्स राइट अबाउट the themes of injustice, political struggle, and human suffering, which are common in places with histories of conflict or authoritarian rule. Even the title, The Rebel and the History of Execution, it likely reflects a broader concern with the fate of those who challenge power, whether it's a specific historical event or a more general commentary on the human cost of rebellion. It feels like a universal statement about the grim reality faced by many who fight for their beliefs. ओके, यहाँ पे ये बताते हैं कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक या जर्नल किसी चीज पे बात नहीं की, किसी भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट पे बात नहीं की। उन्होंने जर्नली एक रिबीलियस पर्सन की जो लाइफ होती है उसको डेडिकेट किया और उसके बारे में बताया कि रिबीलियस लोग जो अपनी सोसाइटी में किसी भी रूल्स या नॉर्म्स या गवर्नमेंट या अथॉरिटी या पावर के अगेंस्ट कोई बात करते हैं या कोई भी एक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उन लोगों के साथ किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, उनको किस तरह से
एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ये जो भी है उनकी फेट यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है इस poem में. ओके, hope this video will be useful to all of you. If you have any question related to that video, you can ask me in the comment section. Inshallah, in our next video we will discuss the remaining part of the poem, part 2, in which we will discuss the critical analysis of this poem. And see you in the next video. Allah Hafiz. Please don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching.